Hello everyone, welcome back to my channel NCRT with Sherry. So today we are going to start with class 12th, chapter number 11, Foreign Exchange Rate of Macroeconomics, which is from TR Jain. तो हम ये बुक TR Jain की कर रहे हैं. It is one of the finest book, जिसमें से ऑलमोस्ट सारा आपका सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा, राइट? और ऑलमोस्ट मतलब 90% चांसेस होते हैं कि एग्जाम्स में आपके TR Jain के थ्रू ही एग्जाम आता है, राइट? क्वेश्चंस आते हैं. So let's get started. The topic number one is foreign exchange and foreign exchange rate. Now, what is foreign exchange? Foreign exchange, it refers to basically foreign currency. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन करेंसी. अब सपोज जैसे अमेरिका की करेंसी है डॉलर्स, ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ का अमेरिका का $1 इंडिया का कितना है? फॉर एग्जाम्पल 74 रुपीज़ है. $1 को अगर हम इंडिया में लेके आएंगे तो वो डॉलर को जब हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उस $1 के कितने रुपीज़ मिलेंगे? 74 रुपीज़. तो वो एक्सचेंज रेट क्या हो गया? दैट $1 इज इक्वल टू $1 74 रुपीज़. ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, कि मतलब दूसरे की करेंसी यहाँ की कितना रेट बनाती है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, तो अब आते हैं आगे. द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द कंट्री, जो भी स्टॉक होता है फॉरेन एक्सचेंज का कंट्री के साथ, रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अब सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे $1,000 पड़े हैं. ठीक है, यूएसडी डॉलर्स, क्योंकि डॉलर सिंगापुर के अलग होते हैं, न्यूजीलैंड के डॉलर अलग है, तो इस तरीके से रहते हैं. 1000 यूएसडी डॉलर हैं. ठीक है, 100 हमारे पास पाउंड है जो कि होते हैं यूके के. ठीक है, इंग्लैंड के पाउंड होते हैं, वो 100 है. और हमारे पास 50 और सिंगापुर डॉलर्स हैं. ठीक है, कहाँ के? सिंगापुर के. तो हमारे पास ये कितने टोटल हो गए? 1150. तो हमारे पास इस टाइम पे कितनी फॉरेन स्टॉक है फॉरेन एक्सचेंज का? $1150 या फिर 1000 यूएसडी है, 100 पाउंड है और 50 सिंगापुर डॉलर है. सो दिस इज द स्टॉक दैट इंडिया हैज़ विद आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना है हमारे पास जो कि डॉलर्स हमारे पास पड़े हैं. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास पड़ा है, फॉरेन करेंसी जो हमारे पास पड़ी है. तो स्टैंडर्ड वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है कि इस इंटायर स्टॉक को हम मेजर करते हैं. तो वो जो पर्टिकुलर रेट होता है जिस पे हम डोमेस्टिक क्या होता है? इंडिया, मतलब हमारी जो अपनी कंट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक. ठीक है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है विच इज़ रुपीज़, उसको जब हम एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी में तो उसको क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट. मतलब किस रेट पे जब वो कन्वर्ट हुआ. अब सपोज $1 कभी 50 रुपीज़ का था. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन रेट है ये इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट. अब $1 50 रुपये का है, तो अगर मेरे पास $1000 हैं तो कितने के हो गए वो? तो वो हो गए 50,000 रुपये के. ठीक है, तो ये जो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ है, दिस इज द एक्सचेंज रेट कि जितने पे एक्सचेंज होता है. ठीक है, अब एक्सचेंज रेट क्या एक्सप्रेस करता है? कि रेशो होती है एक्सचेंज की दो कंट्रीज के बीच में. अब ये वाली रेशो किसकी है? ये है अमेरिका की, यूएसए की. और ये किसकी है? ये है आईएनआर. आईएनआर मीन्स इंडियन रुपी. ठीक है, तो ये रेशो बताता है कि यूएसए रेशो रेस टू आईएनआर क्या है. इट इज़ द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. मतलब कि बाहर क्या वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की. डोमेस्टिक मीन्स इंडिया की करेंसी की. अब आते हैं फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट. नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है जिसको हम फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं. ये वो रेट होता है जो डिटर्मिन होता है डिमांड और सप्लाई से, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस हिसाब से डिमांड और सप्लाई हो रही है, और उसको हम फ्री एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. इट इज़ डिटर्मिन बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट में, कि भैया कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उस हिसाब से ये रेट फ्लक्चुएट होता है. तो इट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. अब डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, तो अब हम इसको क्या कहते हैं? इसको फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है. ठीक है,
और क्योंकि ये फ्री प्ले ऑफ सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस के हिसाब से काउंट होता है। अब एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, कि मतलब जितनी डिमांड है भाई उतनी ही सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की, तो इसको क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, की मतलब जितनी डिमांड थी एग्जैक्टली उतनी ही सप्लाई हुई है। ठीक है, अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, डिटर्मिन कैसे होता है। डिमांड और सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज के दो बेसिक डिटर्मिनेंट्स है जिससे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन कर सकते हैं। अब कैसे, वो अब देखते हैं। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब पहला हम पॉइंट देखते हैं कि किस तरह डिमांड के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा हुआ है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं है, हम बाकी चीज़ों को मानेंगे कि भाई सेम चल रही है, एज इट इज़ नॉर्मल कंडीशन है। डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की कम हो जाएगी। हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। वाइसा वर्सा क्या होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, हायर की जगह लोअर हो जाता है और लोअर की जगह हायर हो जाता है। ठीक है, तो वो पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय आपको क्या लिख देते हैं, वाइस वर्सा, राइट। अब आते हैं डायग्रामेटिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय अ डाउनवर्ड लो स्लोपिंग कर्व। अब देखते हैं, अब ये है कि जब देखो, जब ये इन्होंने एक्स बता रखी है कितनी डिमांड है और ये बता रखा है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, कि जब $1 जो था वो ₹50 का था तब डिमांड कितनी थी, यहाँ पे तब डिमांड थी $200 की, मतलब जब $1 50 का था भाई तब हमें इंडिया को चाहिए था कि भैया $200 मिलियन हमें दे दो। ठीक है, अब जैसे ही जो प्राइस है बढ़ गया, जो $1 था वो $70 का हो गया, मतलब जहाँ हमें $1 के लिए ₹50 भरने पड़ रहे थे, अब हमें $1 के लिए $70 भरने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो, अगर मुझे $70 लेके $1 लेना है तो फिर उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना। तो मतलब मैं कहती थी कि भैया पहले तो यार मेरे को $1 में दे के $50 मतलब मुझे देने पड़ते थे और उसमें मैं $200 मिलियन ले सकता था। अब मुझे वही $50 के $20 और ऐड करके $70 देने पड़ रहे हैं $1 के, तो मैं कम करूँगा ना, मुझे 200 लेने की क्या जरूरत है, मैं 100 मिलियन डॉलर ही खरीदूंगा बस। तो इस तरीके से जो डिमांड है वो उसकी कम हो जाती है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डॉलर का, डिमांड दूसरी कंट्री से कम हो जाएगी, जैसे ही प्राइस कम होगा दूसरी कंट्रीज डिमांड ज़्यादा करने लग जाएंगी। ठीक है, इट इज़ अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल में लगा लो कि आईफोन है, आईफोन आपको आज 80,000 का मिल रहा है, हम में से 5 बच्चे हैं जो कहेंगे यार 80,000 का तो मैं भी ले सकती हूँ, मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी ले सकता हूँ, ले लेते हैं आईफोन ले लेते हैं। ठीक है, डिमांड होगी 5 आईफोन की। अब यही अगर एक 80,000 से वो सीधा एक 20 का पहुँच जाएगा, तो यार 5 जने कहेंगे यार 80,000 का हमें वो देना है, हम कोई और ले लेते हैं, तो डिमांड कम हो जाएगी, 5 में से 3 रह जाएंगे, यार मेरे को 2 ऐसे होंगे जो पीछे हट जाएंगे कि भाई नहीं चाहिए, तो वो 3 होंगे जो कहेंगे हाँ चल यार ले लेते हैं, ठीक है मतलब आईफोन ही चाहिए मुझे तो। ठीक है, तो ये होता है, तो जैसे ही अगर यूएसडी रेट बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का रेट बढ़ेगा तो डिमांड उसकी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अब आते हैं सप्लाई पे। अब सप्लाई बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। ठीक है, अब सप्लाई में क्या रहता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये चीज़ लिखनी है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ये हमने माना गया है कि भैया बाकी चीज़ें सब सेम हैं। अब सप्लाई जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, जितना फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ेगा सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की उतनी ही रहेगी। अब ये देखो फॉर एग्जांपल, ये चार्ट आप ज़रूर बना के जाना, दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल चार्ट। जितना आप डायग्रामेटिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करोगे अपने क्वेश्चंस में, उतने ही मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो भी इकोनॉमिक्स का आप क्वेश्चन बनाओगे, छोटी सी एक 1 लाइनर इंट्रोडक्शन देना, मेन पार्ट लिखना जिसको आप लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिख देना उसकी, उसमें पूरा एक्सप्लेन करना, एक छोटा सा इस तरीके से ये एक टेबल बना देना। ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन लिख देना। यू विल डेफिनेटली गेट द हाईएस्ट मार्क्स। लाइक अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, हाँ, तो अब आते हैं सप्लाई में। सप्लाई में क्या रहता है, अगर जब हाँ, जब रेट जो है $1 था, $50 का, तो हमने सप्लाई कितनी की कि भैया $100 मिलियन की सप्लाई देंगे। लेकिन जैसे ही $70 पे पहुंच गया तो भाई उनकी सप्लाई बढ़ गई कि हम भाई ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको खरीदें। ठीक है, तो इसलिए सप्लाई जो है वो एक्सपैंड हो जाती है।
ठीक है, अब आते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पे या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। पार क्या होता है? एट पार आना, मतलब जब इक्वल आ जाती है दोनों चीज़ें, डिमांड और सप्लाई बिल्कुल सेम होंगी, उसी को हम इक्विलिब्रियम भी कहेंगे और उसी को हम पार रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहेंगे। दोनों चीज़ें सेम हैं, राइट। सॉरी, अब डिटर्मिन कैसे करते हैं? अब ये देखो, अब ये था R2 R1, ये इन्होंने कह दिया कि जब इतना प्राइस था तो सप्लाई यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, और जो डिमांड है वो कम हो गई थी। अब जब कम प्राइस हुआ तो सप्लाई डिमांड बढ़ गई, ठीक है। हाँ, ये देखो सप्लाई और डिमांड दे रखी है ना, ये है आपका डिमांड और ये है सप्लाई का। तो देखो यहाँ पे सप्लाई तो है कम जब रेट कम हुआ, ठीक है, तो डिमांड थी ज़्यादा, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई इतनी थी और डिमांड हो गई कम, ठीक है। तो अब जो ये वाला जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ें देखो, डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं, वो होता है ये वाला इक्विलिब्रियम प्राइस। कि मतलब यहाँ पे जो प्राइस है और यहाँ के ये जो है ये वाला है इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट। कि मतलब ये बिल्कुल सेम है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैच हो रहे हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज का डिमांड और सप्लाई में? अगर देखो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है, वो कब अगर होती है? व्हेन मोर ऑफ इट इज डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब सेम प्राइस पे ही मांगी जा रही है तो वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी अकर्स व्हेन लेस ऑफ इट इज डिमांडेड एज एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, ठीक है। Likewise, increase in supply of a foreign currency occurs when more of it is supplied at its existing price. तो फॉरेन एक करेंसी की जो सप्लाई है वो कब बढ़ेगी? जब उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस, व्हेन मोर ऑफ इट इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्टिंग प्राइस पे दिया जाएगा तो उसकी सप्लाई जो है और बढ़ेगी। लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ फॉरेन करेंसी अकर्स जब कम सप्लाई होती है एग्जिस्टिंग प्राइस पे, तो उसकी सप्लाई भी है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये देखो, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, ये देखो। अब अगर ये रेट, ये R1 है, यहाँ पे रेट अगर बढ़ गया तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो जो डिमांड है उसमें इंक्रीज आ गया फॉर फॉरेन करेंसी। OR क्या था? ये देखो, OR है $1 जब $60 का था, और फिर उसके बाद जब $1 $70 का हो गया, उससे डिमांड में जो है वो कैसे इंक्रीज आया वो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आगे जो है इंक्रीज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब डिक्रीज का क्या है? अगर पहले OR मतलब ये देखो OR है कि मतलब यहाँ पे $1 जो है वो $60 का है और यहाँ पे $1 जो है वो $50 का है। तो जैसे डॉलर का रेट कम हो गया, 60 से 50 आ गया, जो डिमांड थी वो क्या, वो भी कम हो गई, वापस आ गई, ठीक है। जो यहाँ पे डिमांड हो रही थी, यहाँ पे इस लेवल पे आ रही थी इस प्राइस पे, जैसे वो प्राइस कम हो गया तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, ठीक है। So demand curve shift from D to D1. This causes a fall in the equilibrium exchange rate. Now $1 अगर $1 $50 का अवेलेबल है 60 की बजाय, तो बाकी चीज़ें अगर सेम रहेंगी तो फॉरेन करेंसी में डिक्रीज आएगा, जिससे एक्सचेंज रेट में भी कम आएगा। तो ये क्या बता रहे हैं कि फॉरेन की एक्सचेंज रेट में कैसे कम हो रही है, ठीक है। तो दिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिचुएशन ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन, जिसमें करेंसी अप्रिशिएट होती है। अब थर्ड सिचुएशन कौन सी आती है? जब इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी, जब हमारी अपनी करेंसी अप्रिशिएट होती है, इंक्रीज आती है उसकी वैल्यू में। अब देखो, अब इन्होंने OR दे रखा है $60 का, यहाँ पे $60 है, यहाँ पे $50 है, ठीक है। अब सप्लाई कर्व जो है वो S से S1 पे शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई जो है जब यहाँ पे थी, तो ये देखो, तो यहाँ पे सप्लाई आ रही थी जब $60 का था, जैसे ही वो कम हो गया $50 का हो गया, तो जो उसकी सप्लाई है वो बढ़ गई,
तो वो S1 पे आ गई, ठीक है, इस पे आ गई ना। सो दिस कॉज द फॉल इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट जो है वो फॉल हो जाता है। अब $1 जो है वो 50 रुपये का अवेलेबल है, जो कि पहले 60 रुपये का था। अगेन ये कौन सी सिचुएशन होती है, करेंसी एप्रिसिएशन की, ठीक है। जैसी सप्लाई S से S1 बढ़ती है, शिफ्ट होती है, आगे बढ़ती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाता है, 60 से 50 रुपये पे आ जाता है। तो अब जो US डॉलर पहले 60 रुपये का था वो 50 रुपये का हो गया, तो इससे क्या होता है, अपनी करेंसी में अप्रिसिएशन होती है, ठीक है। अब सिचुएशन 4 क्या है, इंक्रीज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब अगर फॉरेन करेंसी में कोई सप्लाई की कमी आती है तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कैसे डिप्रिशिएट होती है। अब ये देखो, $1 पहले जो था 60 रुपीज़ का, फिर आ गया 70 रुपीज़ का। तो जब ये 60 से 70 आया तो जो इसकी सप्लाई है वो कम हो गई, ये देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिन डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब $1 जो पहले 50 रुपीज़ का एक्सचेंज होता था वो अब 70 रुपीज़ का जो था वो अब 60 का हो गया था। सो OR इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, $1 एक्सचेंज फॉर 50, OR1 इज एक्सचेंज रेट सेट बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पे US डॉलर जो है वो 60 रुपीज़ का एक्सचेंज रेट होता है। अब वैल्यू जो डोमेस्टिक करेंसी की है वो गवर्नमेंट ने कम कर दी, तो इसको क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मीन्स जब अपने ही पैसे की रुपी की वैल्यू जो है वो हम कम कर देते हैं, तो वो होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये दोनों चीज़ें अब अलग अलग है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन करेंसी का अकर होता है जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब इंडिया की करेंसी बाकी की इंटरनेशनल मनी मार्केट्स में कम हो जाती है सप्लाई या डिमांड की वजह से, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डीवैल्यूएशन क्या होती है, डीवैल्यूएशन होती है जब डोमेस्टिक करेंसी डेलिबरेटली जानबूझकर रिड्यूस की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट, जब हम एक्सचेंज रेट बढ़ा देते हैं और हमारी गवर्नमेंट की वैल्यू जो है वो करेंसी जो है इंडिया की वो कम हो जाती है, और वो कम कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में सप्लाई और डिमांड काम करती है और डेवैल्यूएशन में सरकार का काम होता है। अब इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं डीवैल्यूएशन की, डीवैल्यूएशन से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होती है उससे एक्सेस सप्लाई होती है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, एक्सचेंज रेट में फॉल होएगा, इन विच सिचुएशन दिस वेरी पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट, ठीक है। अब एक्सेस सप्लाई होएगी तो उससे एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, अब इन सिचुएशंस में डीवैल्यूएशन का पर्पस जो है वो गायब हो जाएगा। इट देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी बनता है कि वो एक्सेस सप्लाई को अपनी तरह अपने हिसाब से एब्जॉर्ब करें कि किस तरीके से हम उसको तरीके से सही कर सकते हैं, बाय वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी, या तो उसको फॉरेन करेंसी को खरीदें इंटरनेशनल मनी मार्केट में, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है रिजर्व ऑफ फॉरेक्स भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि RBI जो है हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, वो इंगेज होता है सेल और परचेज की फॉरेन करेंसीज में, ठीक है, इंटरनेशनल मनी मार्केट में कुछ भी खरीदने से या फिर सेल करने से। अब व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, अब जब एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम रेट से कम होता है तब क्या होता है, तो तब देखते हैं हम, ये देखो ये एग्जांपल्स दे रखी हैं। अब यहाँ पे क्या है, $50 पहले था, अब क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, तो अब इन्होंने 40 रेट कम कर दिया, ठीक है, $10 से रेट $10 से और कम कर दिया $10 से। अब OR जो है वो एक्सचेंज रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, मतलब $40 वाला, और एक US डॉलर एक्सचेंज कितने का होता है, वो होता है 40 रुपीज़ का, ठीक है। अब वैल्यू जो डोमेस्टिक करेंसी की है वो डेलिबरेटली रेज कर दी सरकार ने, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, कि भैया सरकार वैसे तो US डॉलर का 40 रुपीज़ है, लेकिन सरकार जो है वो एक्सचेंज रेट को 50 रुपये में बनाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन करेंसी है वो बढ़ जाएगी उसके प्राइस, तो दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब ये याद रखना
कि रीवैल्यूएशन अलग चीज़ है, एप्रिसिएशन अलग चीज़ है। एप्रिसिएशन क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है जब डिमांड या सप्लाई की वजह से मार्केट फोर्सेस में हमारी करेंसी जो है वो राइज होती है दूसरी बाहर की मनी मार्केट में, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये हो गया एप्रिसिएशन। रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन होता है जब करेंसी अकर होती है और जो डोमेस्टिक करेंसी है हमारी वो सरकार की तरफ से राइज की जाती है। किस तरीके से? लोअर एक्सचेंज रेट को कम करके हमारी जो करेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, और वो कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है। तो रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट। और एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कौन करता है? सप्लाई और डिमांड की वजह से। बस ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है कि एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन डिमांड या सप्लाई की वजह से होती है जो मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट में होती है, और रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन सरकार करती है जो अपने रेट कम या बढ़ा करके करती है, ठीक है। अब इम्प्लीकेशन क्या है रीवैल्यूएशन के, ये देखते हैं, आ जाओ। अब रीवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन से क्या होता है? फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है ज़्यादा हो जाती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, ठीक है। आरबीआई जो है उसको ज़रूरी होता है कि ये एक्सेस डिमांड को फुलफिल करे बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स। जो उसने फॉरेक्स के रिजर्व्स रखे होते हैं, मतलब संभाल के रखा होता है, जो फॉरेन करेंसी उसने रखी होती है, उसमें से सप्लाई जो है वो निकाल के एक्सेस डिमांड को पूरी कर सके। तो आरबीआई को ये इंश्योर करना होता है। अब इस केस में सप्लाईज आर नॉट रिलीज फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स इन केस, अब इन केस अगर सप्लाई फॉरेक्स से रिलीज नहीं होती, देयर में इमर्ज अ ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केट होती है सेल और परचेज ऑफ डॉलर्स की। तो दो बायर जो होते हैं उनको प्रीमियम जो है मतलब प्रीमियम पे करना पड़ता है फॉर परचेज ऑफ डॉलर ओवर एंड अबव द प्राइस इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होता है। अब आते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होता है? ये ओल्ड वेरिएंट है, सबसे पुराना मेथड है फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट का। इस सिस्टम में मतलब ये प्रेवलेंट इन मोस्ट कंट्रीज प्रायर टू 1920 से पहले की बात है ये तब माना जाता था। गोल्ड वॉज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो अब इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड होता है, गोल्ड को माना जाता है कि भाई अगर हम करेंसीज कुछ बदलेंगे तो हम गोल्ड को कंसिडर करेंगे। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो गोल्ड में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब सपोज एक पाउंड की बात करें, पाउंड की बात, तो पाउंड को कहा गया है कि भैया तो एक जो पाउंड है वो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड में कंसिडर किया है, ठीक है। अब इसी तरह यूएस डॉलर कहता है भाई मेरा जो एक डॉलर है वो 2 ग्राम गोल्ड में है। तो इस तरीके से मतलब एक यूके पाउंड जो हुआ तो वो कितने के इक्वल हुआ? 2 यूएस डॉलर्स के। मतलब 2 यूएस डॉलर्स देंगे तो उनको 1 पाउंड मिल जाएगा। मतलब अगर वो 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देंगे तो उनको 1 यूके डॉलर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसके बाद आते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या एडजस्टेबल पेग सिस्टम। अब इसमें क्या है? ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है? इवन व्हेन इट वाज अ फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कंसिडर कर सकते थे। सो इट वाज कॉल्ड एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट कि भैया थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। डिफरेंट करेंसीज वर पेग टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर। यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस, ठीक है। यूएस डॉलर को हमने साइन कर दिया था कि भैया ये इसकी गोल्ड वैल्यू है जो जिसका प्राइस फिक्स रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू दैट ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी। मतलब गोल्ड जो था वो उसको कंसिडर करा कि भैया दो कंट्रीज के बीच में सेम लेवल पे लाने के लिए हम गोल्ड को एज अ कन्वर्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट इन पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी वॉज पॉसिबल बट ओनली इफ अलाउड बाय, अगर IMF अलाउ करती है सिर्फ तभी उसमें एडजस्टमेंट की हम पूरी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो फिक्स समझा दिया मैंने, फ्लेक्सिबल समझा दिया, तो अब आप इनकी ये डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेना। अब आते हैं मैनेज फ्लोटिंग में। मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन, जब बेशक एक्सचेंज रेट जो है वो फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड उसको डिटर्मिन करती है, लेकिन एट टाइम सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो इंटरवीन करता है उस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, ताकि ये जो
डिजायर्ड लिमिट जो है उससे स्लिप आउट ना हो जाए। से इट इज़ कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, कि भैया थोड़ा बहुत तो सरकार भी, आरबीआई जो है सरकार भी मैनेज करेगी कि किस तरीके से सप्लाई और डिमांड जो है उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से तो, फोर्सेस की वजह से तो रेट सेट होगा ही होगा, लेकिन आरबीआई जो है वो भी थोड़ा बहुत मैनेज करेगी एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो ये सिस्टम जो होता है इन विच थ्री इज ओकेजनल, देयर इज ओकेजनल इंटरवेंशन, मतलब ओकेजनली होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करता है कि भाई मैं मैनेज करूँगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, तो हाउ डज द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस? अब वो कैसे इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है फ्लोट और मार्केट एक्सचेंज रेट में? अब ये सेल और परचेज फॉरेन करेंसी के थ्रू होता है। जब एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस, जब एक्सचेंज रेट कम होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो रिलीज करता है सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब ये मतलब सेल और परचेज के थ्रू होता है, जहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है उसको, अगर एक्सचेंज रेट को हमने रिड्यूस करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना यूएस डॉलर का जो सप्लाई है वो रिलीज कर देगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। अगर सप्लाई हायर है यूएस डॉलर की तो वुड लोअर द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर एज ए साइड, तो उस तरीके से जो हमारी रिजर्व बैंक है वो उस तरीके से प्राइस कम कर देगा। दिस वुड लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब दूसरे हैंड पे अगर एक्सचेंज रेट रेज करना है हमें, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपनी डिमांड बढ़ा देगा यूएस डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, उससे क्या होगा, बाकी चीज़ें अगर सेम रहती हैं, हायर डिमांड फॉर यूएस विल रेज द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर। अगर, ठीक है, अगर मेरा ज़्यादा डिमांड कर दी तो उससे यूएस डॉलर वाले प्राइस भी बढ़ा देंगे। सो दिस वुड लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर उसको डेप्रिसिएशन करना है कि अप्रिसिएशन करना है एक्सचेंज रेट पे, वो डिपेंड करता है आरबीआई इंडिया को। अगर हमें अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो यूएस डॉलर्स को हैं वो डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, ताकि उसका रेट जो है वो कम हो जाए, हमारा इंडियन एक्सचेंज रेट जो है। ठीक है, अब वो अगर कम होगा तो वो कम कैसे होगा, हम अगर उसकी जो व्हेन द एक्सचेंज रेट नीड्स टू बी रिड्यूस, अगर सेंट्रल बैंक जो है वो सप्लाई जो यूएस डॉलर की अगर फॉरेन एक्सचेंज में मार्केट में क्या करेगा, रिलीज कर देगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। सप्लाई ज़्यादा होगी यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर क्या करेगा, भाई रेट कम कर दो क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी इंडिया की करेंसी जो है वो ऊपर उठ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक डिमांड जो है यूएस डॉलर की ज़्यादा कर देगा। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो भैया यूएस कहेगा भाई रेट बढ़ा दो क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो करेंसी का रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेज फ्लोटिंग एक्सरसाइज किया जाता है सेल और परचेज के हिसाब से। अब कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ही क्यों की जाती है? अब देखो, सबसे पहला मेथड है कि क्यों हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर रीपेमेंट करना है कोई इंटरनेशनल लोन्स के, भाई हमने दूसरी कंट्री से लोन लिया हुआ है, स्विस बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अब हमें पे करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो फॉरेन करेंसी के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ दिस लोन्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो लोन चुकता करने के लिए हमें बाहर की करेंसी की ज़रूरत होती है, जिसलिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई हम अपनी कंट्री में तो चलो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बाहर भी, इंडिया कहता है भैया मुझे बाहर ली मनी मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना है, बाहर की कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के थ्रू। ठीक है ना, मुझे पता होगा कि क्या फॉरेन एक्सचेंज कैसे होगा, तो इसी तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा ना। सो यूएस डॉलर्स आर नीडेड और डिमांडेड इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड इन यूएस से। अगर मुझे यूएस से में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं यूएस डॉलर्स लूँगा, डिमांड करूँगा, तो उस तरीके से इन्वेस्ट करूँगा। अब इम्पोर्ट्स के लिए, भाई अगर सेल फोन चाहिए चाइना से, सपोज अभी तक हम लेके आ रहे थे, हमें अब अमेरिका से चाहिए, टीवी चाहिए, सेल फोन चाहिए, ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस की सर्विसेज चाहिए बाकी कंट्रीज से, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब किसके, इम्पोर्ट्स के लिए। डायरेक्ट परचेजेज अब्रॉड से हमें कोई डायरेक्ट चीज़ें खरीदनी है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को भेजना है स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए हमें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ग्रांट्स और डोनेशंस के लिए। अब ग्रांट्स और डोनेशंस जैसे बाकी कंट्रीज़ को हम जो देते हैं, तो उससे भी क्या, वो उससे भी कंट्रीब्यूट होता है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आएगी। सो इसलिए ग्रांट्स और डोनेशंस के लिए भी हमें चाहिए। पेमेंट ऑफ इनकम, को इनकम पे करनी है हमें, फैक्टर इनकम की पेमेंट जो
उसके लिए भी विच आर रिप्रेजेंटेड अब्रॉड, मतलब अगर कोई अब्रॉड में हुई है तो इट इज़ लाइक फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए भी हमें वो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, अगर हमें कोई ट्रेडिंग करनी है यूएस डॉलर्स में या करेंसी स्टोर करके, तो उसके लिए भी अगर लोगों को कोई ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सोर्सेज क्या है फॉरेन एक्सचेंज के, कैसे क्या क्या सोर्सेज हैं। अब पहला सोर्स क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है सप्लाई का। ठीक है, दिस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस वुड मीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। ऑब्वियसली अगर हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से यूएस में, ठीक है, एक्सपोर्ट मीन्स हम कोई सामान यूएस में भेज रहे हैं, तो वो इट वुड मीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया, कि भैया हमारे पास ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी अगर हम चीज़ बाहर बेच रहे हैं, तो इसका क्या होगा, ये एक तरीके से सोर्स हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, तो हमारे पास रिसीट्स आएंगी एक्सपोर्ट्स के लिए, रिसीट्स आएंगी ना कि इतनी भैया पेमेंट करनी है तुम्हें, हमें मतलब पेमेंट मिलेगी उतनी, तो अगर हमारे लिए पेमेंट आएगी तो वो एक्सपोर्ट्स हो गया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स हो गया, वहाँ से शुरू हुई। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें बाकी सारे वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट इंडिया में कोई कर रहे हैं तो उससे भी वो सोर्सेज है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनकम हमारे पास आएगी, तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर बाकी की दुनिया हमारे कंट्री से कुछ डायरेक्ट परचेज कर रही है तो वो भी एक पॉइंट से हम फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स मानेंगे। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट रेफर्स टू बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अ लोन फ्रॉम यूके वुड मीन फ्लो ऑफ यूके पाउंड टू फ्रॉम यूके टू इंडिया। अब हमने लोन लिया हुआ है बाकी कंट्रीज से, तो उससे क्या होगा, अगर मैंने लोन लिया है बाकी से, तो मैंने 50 लाख का लोन ले लिया, तो उससे एक तरीके से मेरे पास तो आ गई ना फॉरेन एक्सचेंज, तो वो हो गया सोर्स। ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर बाकी की कंट्रीज़ को ग्रांट्स दे रही है, हमें डोनेशंस दे रही है, तो वो भी एक तरीके का फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है। इनकम रिसीट्स, कोई भी हमारे पास फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर कोई इनकम रिसीट्स आ रही हैं, कोई इनकम हम कमा रहे हैं डॉलर्स में, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, दैट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। रेमिटेंस, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स। अब रेमिटेंस जो एनआरआई कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है सप्लाई का फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सच रेमिटेंसेज आर इंडीड अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। ठीक है, तो जो एनआरआईज रेमिटेंस ले रहे हैं वो भी एक तरीके से सप्लाई है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिसीट है फॉरेन एक्सचेंज का बाकी दुनिया से। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज कंसिडर होते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है नेशनल करेंसीज की, जहाँ पे हम नेशनल करेंसीज को डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। वो मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब बाकी के कंट्रीज़ की जो दुनिया में हैं उनकी नेशनल करेंसीज के लिए एक मार्केट बनाई गई है जिसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये एक सेंटर है जहाँ पे अलग अलग कंट्री करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, बायर जो है वो खरीदते हैं और सेलर जो है वो बेच देते हैं अपनी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है कि इट इम्प्लाइज ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि परचेजिंग पावर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रेडिट फंक्शन, तो क्रेडिट की प्रोविज़न होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए। ठीक है, हेजिंग फंक्शन आ जाते हैं। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्यूचर सप्लाईज के लिए लॉक कर देते हैं कि भाई जब हम इतनी बाद में कभी खरीदेंगे तो हम इतना प्राइस पे करेंगे, तो वो फ्यूचर की सप्लाईज जो होती है वो लॉक हो जाती है उस पर्टिकुलर रेट पे, दैट इज़ नोन एज हेजिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन, रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होता है रिलेटेड टू वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि भाई कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट होती है या फॉरवर्ड मार्केट होती है। स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट कौन सी होती है, स्पॉट मार्केट होती है
वो मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट इन विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन या करंट ट्रांजेक्शन ही हैंडल होती हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल फीचर क्या होता है? स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज, कि हम फ्यूचर की डिलीवरीज का नहीं देखेंगे, हम आज इसी वक्त जो फिलहाल जो ट्रांजेक्शन चल रही है हम सिर्फ उस पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन को देखेंगे। तो स्पॉट मार्केट जो होगी वो करंट मतलब डेली नेचर की। रेट ऑफ एक्सचेंज जो इसमें डिटर्मिन होता है, इट इज़ नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इट इज़ दैट रेट विच प्रिवेल्स एट द टाइम व्हेन ट्रांजेक्शंस आर मेड, कि आज इस वक्त अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है उसका रेट क्या है, दैट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब आगे आते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट कौन सी होती है? ये वो मार्केट है जो फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करती है, कि भैया ये ट्रांजेक्शन्स फ्यूचर में होंगी डिलीवरी के लिए, उसका जो रेट सेट होगा, सच ट्रांजेक्शन्स आर साइन टुडे, साइन तो आज हो गई बट आर टू मटेरियलाइज और टू बी ऑनर्ड ऑन फ्यूचर डेट, कि भैया मैं तेरे को इतना $100 इस तारीख को इतने बजे दूंगा, रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो उस हिसाब से जो फ्यूचर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं आज तो फिक्स हो गई लेकिन मटेरियलाइज होंगी कब? फ्यूचर में। तो वो कौन सी होती है? फॉरवर्ड मार्केट, जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसका फीचर होता है इट ओनली कैटर्स टू फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, स्पॉट आज के ट्रांजेक्शन्स का उसका कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस आर टू बी इन ऑनर्ड। तो ये वो रेट होता है जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के लिए होता है, कि भैया आज का ये रेट है, ये फॉरवर्ड रेट्स मतलब फॉरवर्ड में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसका रेट आज ये है, तो आपको करनी है कि नहीं? तो मुझे आज अगर वो रेट सेट कर दिया मैंने उस पर, तो मुझे वही इस रेट पे फॉरवर्ड में ट्रांजेक्शन मैं कर सकता हूँ, मतलब इस तारीख को मैं कर पाऊंगा। ठीक है, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स को कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा जाता है? दीज आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 2 रीजन, 2 रीज़न होते हैं, ताकि कोई रिस्क ना हो फ्यूचर में। ठीक है, कि कोई अगर चेंज ना करना पड़ जाए, या फिर स्पेकुलेटिव गेन्स ना हो इसमें। ठीक है, अब स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस बता दिए। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग मीन्स रिस्क को अवॉइड करना, ताकि कोई अगर चेंज आता है एक्सचेंज रेट में, बाय साइनिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ठीक है, तो ये आपको स्पॉट मार्केट भी बता दिया, फॉरेन मार्केट भी बता दिया। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको ये टी आर जैन की बुक लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आपको लिंक्स दे रखे हैं, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। आई वुड रियली सजेस्ट कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, बिकॉज फाइनल एग्जाम्स हैं तो इसी में से एग्जाम 100% आएगा। अगर आपको लिंक्स चाहिए आपको नीचे दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स हैं। रिमेनिंग मैं आपको सारी बुक एक बार स्क्रॉल डाउन करा रही हूँ। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, या वीडियो पॉज कर करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 5 ये पिछले ईयर्स के जो भी सैम्पल पेपर्स हैं वो सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़रूर सॉल्व करना। और मैं कोशिश करूँगी सारे लिंक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए, आपके लिए जो +2 के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर।